हाय गाइस, माय नेम इज अंकित खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे आज के टाइम पे हॉट टॉपिक्स के बारे में जो देश और दुनिया में चल रहा है। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसकी क्या सिचुएशन है, उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और वो किस तरह से इम्पेक्ट करता है अपनी चीज़ों के बारे में। सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो चाइना चाइना वर्ल्ड लीडर है आज के टाइम में। चाइना ने सरपास कर दिया है यूएसए को, जर्मनी को, और बहुत टाइम से सरपास कर ही चुका है मर्चेंडाइज गुड्स के अंदर। चाइना का ओवरऑल जो है 3.8 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है यूएस डॉलर्स के अंदर, विच इज रिमार्केबल। आप सेकंड नंबर पे देखोगे तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। तो कितना बड़ा ह्यूज गैप है। तो चाइना इज वर्ल्ड नंबर वन एट दिस मोमेंट। और चाइना के पास जो स्पीड है, जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्यूरेसी है, जो एफिशिएंसी है, वो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। तो सबसे अच्छे फॉरेक्स रिजर्व भी इसके पास है, डिस्पाइट हैविंग द फैक्ट दैट ये इसकी यूएस डॉलर इसकी करेंसी ना हो के बाद भी अब इसकी करेंसी खुद भी स्ट्रोंग हो रही है। और बाकी ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा फिगर चाइना, यूएस, जर्मनी, इसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया 19th नंबर पे है। इंडिया इज लैकिंग वेरी वेरी बिहाइंड। इवन इंडिया से ऊपर वियतनाम भी है। सो आई एम सरप्राइज टू सी दैट कि वियतनाम इंडिया से आ गया और साउथ कोरिया जापान ने तो होना ही था। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि, और वो ओवरऑल यूरोप को क्लब कर ले, यूरोप इज लाइक कि हाँ ठीक है भाई, उसने इकोनॉमी 27 कंट्रीज को अपने साथ जोड़ा हुआ तो 7.7 ट्रिलियन का है। बट चाइना टॉप है, चाइना सुप्रीमेसी है। स्मॉलर इकोनॉमीज में यूए और नीदरलैंड जो है वो टॉप 10 में है। और चाइना जो है नियरली 3.8 ट्रिलियन डॉलर का गुड्स जो है 2025 में एक्सपोर्ट किए थे। और उसके बाद 3.8 trillion in export is nearly double that of the US, underscoring the scale of its dominance and global manufacturing and trade. चाइना में ग्रेजुअली लिबरलाइजेशन हुआ था 1970s में और 80s में, और फिर उसके बाद से उसने एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बना रखी है। और वो अब उसके ऊपर नेशन जितने डिपेंडेंट है, इवन दो वो आज के टाइम में यूएस की भी नहीं सुनता है, और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, एशियन, हम सबके साथ इसने एफटीए कर रखा है। इवन दो एशियान में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। और जब यूएस ने सैंक्शन भी लगाएंगे तो इंडिया, चाइना ने यहाँ पे अपना गुड्स बेचने चालू कर दिए थे। तो चाइना के ऊपर कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। आज के टाइम में चाइना की ही सुननी पड़ती है यूएसए को भी। अल्दो आई वुड से कि थोड़ा सा टेक में लाइक ओपन एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिफेंस में वो थोड़ा सा आज भी यूएस ही आगे है, बट स्टिल चाइना डोमिनेट्स इन एवरीथिंग। और मेरे को लगता है सरपास कर ही चुका है। यूएस का 2.2 ट्रिलियन डॉलर। सबको लगता है कि भाई यूएस ज्यादा इंपोर्ट कराता है, बट वो अपने आप में है, वो बहुत ज्यादा करता है एक्सपोर्ट भी, जिसमें कार है, ऑयल है, सोया है, मेडिकल प्रोडक्ट्स है, जो करते हैं नेबरिंग कंट्रीज को करते हैं। और उसके बाद जो पर्शियन गल्फ है, बट ये मेजरली डिपेंडेंट है, सऊदी है, यूएई है, वो ऑयल के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। बट अब जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से उनकी सिचुएशन खराब हो रही है। अब जो एक वोमेन कोटा फिलहाल लोकसभा के अंदर लाने की बात चल रही है। अब क्या था कि इंडिया में ना ये कमीशंस बनते हैं, और कमीशन बनने में वो 25 साल तक ऐसे ना एक एक टेन्योर फिक्स कर देता है कि भाई पार्लियामेंट्री सीट इतनी ही रहेगी। अब आज के टाइम में इंडिया में 545 पार्लियामेंट्री सीट्स है, जिसमें से ऑक्यूपाई 543 के अराउंड रहती है, +2 रहते हैं, 2 अनऑक्यूपाइड ही रहते हैं। तो अब उसमें से क्या है कि अब उसकी ना सीट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 850 के आसपास लेके जाने की बात हो रही है, क्योंकि 2001 में इंडिया ने बोला था कि 2026 में रिन्यू करेंगे और सीट्स को एक्सटेंशन करेंगे। अब उसके वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डिलिमिटेशन पे करता है और सेंसस पे करता है। बट अब क्या है कि सेंसस जो है लास्ट 15 साल से हुआ नहीं है कोविड की वजह से, तो 2011 के सेंसस को कंसिडर किया जा रहा है। और उसके बाद जो है डेलिमिटेशन जो है उस पे ये बहुत सारा एनालिसिस किया जाता है कि किस स्टेट का कितना शेयर है जीडीपी में और पॉपुलेशन में। मेजरली पॉपुलेशन ड्रिवन होता था। तो ये सारे जो है
बेनिफिट ऑफ डाउट जो है अपोजिशन ने कंसिडर किया और इसको फेल करवा दिया, जो वुमेन कोटा बिल था। अल्दो वुमेन कोटा बिल जो है वो 33% का ऑलरेडी पास हो चुका है 2022 में इंडिया की पार्लियामेंट में। बट अब जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई थी तो उस पे ऊपर काम, गवर्नमेंट का कहना है कि भाई वो जब जो 545 सीट से जो है, अगर ये कर दे कि 545 सीट से अगर वो इस 850 सीट्स पे रहते तो उसके अंदर 30, वो ओवरऑल सीट्स के अंदर 33% जो है वो वोमेन का रिजर्वेशन आ जाएगा और वो बढ़ी हुई सीट्स जो है वो उनको दे देंगे। बट अब ओवरऑल सिनेरियो ये हुआ कि अपोजिशन ने ये बोला है कि अभी जो सीट्स है वो ना बढ़ाओ, और जो सीट्स है उसी के अंदर इनको 33% रिजर्वेशन दे दो। जिसके ऊपर उनका कह रही है, अल्दो बात बराबर ही है। अगर 33% लेना है, चाहे वो 100 का 33% लो या 1000 का 33% लो, तो परसेंटेज इज परसेंटेज, तो रिप्रेजेंटेशन उतनी ही होगी, विच इज नॉट सिम्स टू बी ए रियली वैलिड पॉइंट। बट हाँ, जो सेकंड पॉइंट इसमें है कि भाई 2011 के सेंसस के हिसाब से कर रहे हो और 2026 के सेंसस के हिसाब से करनी चाहिए चीजें, वो इतनी इतनी इमीडिएटली पॉसिबल है नहीं। अब ये होल्ड पे चला गया है। अपोजिशन ने जो फेवर में वोट किया था 298, बट 360 वोट चाहिए थे, क्योंकि इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो वो इस बिल को मिल नहीं पाया, तो इसलिए ये अभी होल्ड पे चला गया है। सेकेंडली इसका ये, जैसे जो अगर आप देखोगे भी तो इसने क्या बोला है, जो अपोजिशन लीडर है, कि वी क्लियरली सेड दैट, राहुल गांधी ने, दिस वाज नॉट ए वुमेन रिजर्वेशन बिल बट एन अटेम्प्ट टू चेंज द इंडियाज इलेक्टोरल स्ट्रक्चर। इट वाज एन अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वी डिफीटेड इट। बट इसमें अगर लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि भाई मैं सबकी जो है 50% लोकसभा सीट बढ़ा दूंगा हर स्टेट की, जिससे ये होएगा कि किसी की जो परसेंटेज शेयर है वो नहीं होएगा। क्योंकि क्या हुआ था ग्लोबल, मतलब इंडिया में जो नॉर्थ और साउथ में ना पॉपुलेशन का गैप है, साउथ में तो लोगों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, नॉर्थ ने किया नहीं। तो अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट को एलोकेट किया जाता तो नॉर्थ का पार्ट बढ़ जाता, जो कि फिर उसकी फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती। बट अभी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सबकी 50% सीट्स बढ़ जाएंगी, सबका रिप्रेजेंटेशन जो शेयर है वो सेम ही रहेगा। तो उसके बाद कोई इलॉजिकल इश्यू दिखता नहीं है। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या टाइम है और क्या रियल रीजन है, गॉड नोन्स। इंडिया तो ऐसे ही चलता है। अल्ट्राटेक जो सीमेंट है वो चाइना को अगर हम छोड़ दे तो उसके वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है, यूएस के ट्वाइस है, यूरोपियन यूनियन की एंटायर कैपेसिटी से ग्रेटर है। यूरोपियन यूनियन में 27-28 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। सो और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2028 तक जो है 240 बिलियन टन की कैपेसिटी इसका करने वाला है। अभी इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशंस किए थे एलएनटी का, जेपी बेनानी का, जिसकी वजह से ये और सबसे बड़े हो गए। अब क्या है कि इंडिया का जो जीडीपी की कैलकुलेशन होती है वो नॉमिनल कैलकुलेशन की जाती है, और उसका ना बेस ईयर टाइमली रिवाइज होता है। तो इंडिया का बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 हो चुका है, और उस बेस ईयर की वजह से नॉमिनल जो जीडीपी है वो गिर गई है, और साथ में जो 9% जो है डेप्रिसिएशन भी हुआ रुपये में, तो डॉलर टर्म्स में जो वैल्यू है वो गिर गई है, जिसके कारण जो ये फोर्थ नंबर पे आ गई थी, अब ये खिसक के 6 नंबर पे आ गई है। यूके और जापान ने ओवरकम कर लिया है। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि स्ट्रोंग ग्रोथ के प्रोजेक्शन जो है इंडिया के हैं, तो 2027 में वो फोर्थ नंबर पे फिर से आ जाएगी, और 2031 तक जर्मनी को सरपास करके थर्ड नंबर पे आ जाएगी। ये है ओवरऑल सिनेरियो। बट जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी गिर रही है और ये है, दैट इज रियली नॉट गुड एक्चुअली। अब यूएस तो सबका बाप है, सबका दादा बना रहता है, वो ऐसे ही होता है। आज के टाइम में उसकी पावर लूज होती जा रही है, तो इसलिए वो कुछ भी स्टेप्स लेता रहता है, और सारी चीजों पे सैंक्शन लगा देता है, ईरान पे, रशिया पे, जो भी इंडिया बाय करता है। और इंडिया जैसे नेशंस ने अभी खुद इंटरनली कुछ काम किया नहीं। एक एक दो अच्छे काम किए हैं कि हाँ, लेट्स से कि न्यूक्लियर बना लिया। अदर देन दैट तो लाइक इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन यूएस। यूएस जो बोलता है लगभग वही करता है, और फिर वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इंडिया को इनोवेशंस पे, इन्वेंशंस पे, मशीनरीज बिल्डअप पे, और फिर टेक्नोलॉजी पे काम करना था, रिसर्च और एजुकेशन और हेल्थ पे तो करना ही था। तब तब जाके वो उसका स्टैंड ले पाता, जैसे चाइना ले रहा है। अब आज के टाइम में सिचुएशन ये है कि इंडिया की
ग्लोबल लेवल पे रिलेशनशिप जो है काफी डिमिनिश हो रही है। इवन तो पाकिस्तान स्टैंड आउट कर रहा है क्योंकि उसने ये मीडिएशन कर दिया, क्योंकि उसने यूएस का हाथ पकड़ लिया है। अब ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो रशिया जो है, रशिया और चाइना इकट्ठे आ चुके हैं। पाकिस्तान चाइना से तो वैसे ही करता है, और पाकिस्तान रशिया के साथ भी क्लोज आ रहा है। सऊदी के साथ ऑलरेडी ही उन्होंने पैक्ट साइन कर लिया है, और यूएस के साथ वो है। इंडिया की यूएस के साथ भी नहीं बन रही है, रशिया के साथ भी वो दूर होता जा रहा है, चाइना और पाकिस्तान नजदीक आ रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन इतनी सही नहीं है। अब अभी की सिचुएशन देख लो, इंडिया का लगभग 112 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के पास। वैसे आज के टाइम में चाइना सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ओवरऑल वॉल्यूम के मिलाकर सरप्लस के मामले में आज भी यूएसए ही है, जो इंडिया को पैसे कमा के देता है 40 बिलियन डॉलर के पास, डिस्पाइट ट्रम्प के टैरिफ के बाद भी। बट रियल सिनेरियो आज भी यही है कि चाइना इंडिया को कभी भी दबा सकता है। और अब इंडिया के पास जो है, लेट्स से इंडिया के पास आज के टाइम में 112 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। वो युआन से भी में भी पेमेंट ले सकता है कि भाई तुम युआन में दे दो, तुम्हारे जो है हम युआन खरीद लेते हैं चाइना। तो इस हिसाब से चाइना जिस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी में है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिस हिसाब से ग्रो है, डोमेस्टिक डिमांड है, वो अपनी करेंसी को डोमिनेट कर रहा है। और थोड़े दिन में जो यूएस है, यूएस भी का यूएस डॉलर सिस्टम को बाईपास करके वो ईरानियन कंपनीज को यूआर में पेमेंट कर रहा है। इवन तो एक बार ईरान के साथ ऐसी डील थी इंडिया की कि वो रुपीस में भी पेमेंट कर सकता था। तो आज के टाइम में सिचुएशन ऑफ इंडिया इज रियली नॉट गुड। स्मार्टफोन का जो लास्ट क्वार्टर गया है उसमें सबसे लोवेस्ट सेल हुई, लाइक 6 ईयर लो की हिट किया है। जो ग्रोथ हो रही थी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई है। वीवो का सबसे ज्यादा शेयर है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग में नथिंग है, और प्रीमियम रेंज में गूगल है। ये अपडेट थी। अडानी भाई साहब ने सारा फेवर लेके मिस्टर मोदी जी का आज एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। और मैं तो आई जस्ट बिलीव कि हाँ ठीक है भाई, वेल्थ एक्यूमुलेशन की चीज़ है, कोई नई चीज़ इनोवेशन और इन्वेंशन कुछ नहीं किया। उसके बाद नेपाल में बहुत अच्छी चीज हो रही है। अगर ये चीजें इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और इंटरनली आर&डी और मशीनरी डेवलपमेंट पे चीजें हो जाए, तो इंडिया एक काफी पावरफुल नेशन बन सकता है। जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरली रिसोर्सेज जो इंडिया के पास है, अनडाउटेडली वो अनइमेजिनेबल है। बट स्टिल इंडिया के अंदर जो करप्शन और लैक ऑफ वो चीजें हैं, वो चीजें इंडिया को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। नेपाल में काफी रिमार्केबल पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, जिसमें एक बैलेंस आया है। जो पहले रैपर भी रह चुके हैं और इंजीनियरिंग भी है और पहले मेयर भी थे, उन्होंने सत्ता में आते ही बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं या किंग हैं, उनके सबके एसेट्स की जुडिशियल जो है जांच होएगी। अगर कोई फेयर नहीं मिला तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक उन्होंने खुद ही 100 पॉइंट का रिफॉर्म एजेंडा बना लिया है, और उसको एक ऐप भी बनाई है कि ताकि लोकल लोग अपना ट्रैक कर सके कि कितने पॉइंट्स, कितने गवर्नमेंट ने काम कर चुके हैं, उनकी एफिशिएंसी को चेक किया जा सके। वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म कर दिया गया, एजुकेशन और ब्यूरोक्रेसी में पब्लिक सर्विस की डिलीवरी पे काम किया गया है, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और बनाया गया है, ट्रांसपेरेंस भी। सोशल वेलफेयर और पब्लिक सर्विसेज को जो है फॉलो में काफी सुधार किया है। फ्री हेल्थ केयर, वुमेन सेफ्टी, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। यूथ सेंट्रिक है, जेन जी मूवमेंट है, तो यूथ एम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया जा रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, और अर्लियर अचीवमेंट्स में वो ऐसे थे। तो ओवरऑल जो है वो जिस तरह के डिसीजन एक यंग प्राइम मिनिस्टर ले पा रहा है, जिसकी सोच अच्छी है, वो जिसको करप्शन नहीं करना, वो देश को आगे लेके जा सकता है। अगर ये चीजें इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए तो इंडिया विल बी आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। सो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हाँ, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।